शोभा जी, पहले मैं तिब्बत और लद्दाख को तो हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं अर्चना जी से समझने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह शोभा जी ने कहा कि भारत आज विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, लेकिन पूरी दुनिया व्यापार गुरु के रूप में देख रही है, क्योंकि आपके पास मार्केट है, आपके पास पॉपुलेशन है, आप इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसलिए लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं एक ट्रम्प कार्ड है चाइना और ये हो। तो आप एक तरफ जापान के जो पीएम हैं उनका फ़ोन आ रहा है, एक तरफ चाइना आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि व्यापार में हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल लेवल जो होना चाहिए वो जापान के साथ होगा या चाइना के साथ, क्योंकि होर अभी लगी हुई है, हमें किन के साथ जाना चाहिए? और क्या चाइना के साथ जो हमारी आज बातचीत हो रही है, खासकर व्यापारिक रिश्ते को लेकर, हमें कितना अहमियत देना चाहिए? क्या वाकई में हमें उनकी ज़रूरत है या उनकी बुलेट ट्रेन के अलावा उनकी कोई अहमियत नहीं है? आप ये देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया 25% और चाइना 25% विश्व का जीडीपी रहा है। तो हम सोचते हैं, पॉपुलेशन के भी आप रेशो में देखें तो हम सोचते हैं शायद फ्यूचर में भी हम वही रेशोज़ देखेंगे आज के दिन। तो इंडिया और चाइना को व्यापार तो करना ही होगा। दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ जो दुनिया की होने वाली हैं वो एक दूसरे से व्यापार करेंगी, बातचीत करेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। पर आपकी बराबरी और आपकी बातचीत में इंडिया का दम जब होगा जब हम इकोनॉमिकली चाइना के आर्थिक रूप में चाइना के बराबर हों, तब तो बराबर वालों की बात होगी। आप उनसे 1/4 पे चलेंगे तो 1/4 वालों की बात होगी। ये तो एक प्रत्यक्ष सत्य है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। आज के दिन आप देखिए, चाइना की पर कैपिटा इनकम $7,000 के आसपास है, इंडिया की $1,500 के आसपास है। 1990 में हम लोग दोनों की $300 के आसपास होती। इन्होंने जो 4 गुनी कर ली इन 30-35 सालों में, वो हमने करी नहीं। तो सबसे पहले चाइना से हम बातचीत करें, ज़रूर अपना ट्रेड बढ़ाएं, पर सबसे पहले हमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडिया को आप जितना मजबूत करेंगे आर्थिक तौर से, आर्थिक मायनों में, उतना आपका रुतबा बढ़ेगा, उतना आपकी बात मानेंगे लोग, उतना आप चाइना से बात कर सकेंगे। तो इंडिया में मैं और कुछ फिगर्स आपसे शेयर करूँगी। पर कैपिटा इंडिया चाइना में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पिछले साल, इंडिया में $30 बिलियन का है। चाइना का आप टोटल कैपिटल स्टॉक देखें जो और हमारा देखें तो हमारे को चाइना के लेवल पहुंचने के लिए $7,000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एडिशनल। वो $7,000 बिलियन हम कहाँ से लाएं? कुछ तो खुद पैदा करेंगे, पर चाइना की ग्रोथ बहुत कुछ बाहर से कैपिटल आने के लिए वो हमें लाना पड़ेगा, नहीं तो हम उस स्पीड से तरक्की नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज़ है कि इंडिया की चाइना की लिटरेसी रेशो 95% है, हमारी 75% है और औरतों की 65% है। आप औसतन उनका एजुकेशन देखिए तो इंडिया में 25 साल से ऊपर उम्र के लोगों का एवरेज में 4 ईयर स्कूल एजुकेशन, चाइना में 8 साल है। ह्यूमन कैपिटल को भी हमें डेवलप करना है। विमेन का पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स उनका 70% है, हमारा 30% है। तो हमारे पास ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डेवलप करना, मोदी जी बहुत स्किलिंग के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा कदम है। स्किलिंग पे हम ध्यान दें, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएं, निवेश करें, सड़कें, पोर्ट्स, अपनी जो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें और उस पर जितना जहाँ से पैसा आए रहेगा तो वो तो कहीं जा नहीं सकता। आपकी सड़क बन गई तो वो तो आपकी हो गई चीज़। बिजली जो है, एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हमारे एक ट्रक निकलता है हिमाचल से फैक्ट्री में, उसको शिप को सेल करने में 2 हफ्ते लगते हैं। डिस्टेंस तो सिर्फ 1400 किलोमीटर है। ये 1400 किलोमीटर चाइना में 20, 25, 30 घंटों में कवर होके निकल जाता है। अब ये खाली सड़क की बात नहीं है, ये जो समय का फ़र्क है, क्योंकि जिसको बिज़नेस करना है, ये मेरे साथ प्रत्यक्ष हुआ है। मैं किसी एक जर्मन एक्सपोर्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको 2 हफ्ते लगेंगे बनाने में, वो ठीक है, शिप को 2 हफ्ते लगेंगे हमारे पास आने में, वो ठीक है। ये जो आप टाइम मांग रही हैं फैक्ट्री से शिप का 2 हफ्ते, ये हमें समझ में नहीं आया। मैं मलेशिया से लेता हूँ, वहाँ तो 600 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री पोर्ट से, सवेरे निकलता है, शाम को शिप से ही कर जाती है।
अब उसको मैं कितना समझाती और क्यों समझाती, बहुत मुश्किल काम था। तो इसमें मैं फिर एनालाइज कर रही थी कि क्यों इतना टाइम लगता है। एक तो है कि स्टेट बॉर्डर्स रहते हैं, वहाँ पे ट्रक रुक जाती है कभी 6 घंटे, कभी तो एक वो बॉर्डर रहता है। एक आपके ट्रक की यूनियन रहती है, उसको आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके इलाके में फैक्ट्री वालों ट्रक ने यूनियन कर ली है। एक आपके पोर्ट में आप कुछ बोल नहीं सकते, एक पोर्ट में वेटिंग रहती है, एक सड़क खराब होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 6-7 चीज़ों को आपको जीएसटी लानी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट रेट बॉर्डर्स हटाने पड़ेंगे, आपको यूनियनाइजेशन हटानी पड़ेगी, आपको पोर्ट की फैसिलिटीज़ प्राइवेटाइज या फास्ट करनी पड़ेंगी, आपको पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको सड़कें ठीक करनी पड़ेगी। देवेंद्र जी, बात वहीं आ रही है जो अर्चना जी कह रही हैं कि अब तक वही बात में कई सारे इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले हम अपना होमवर्क करें कि जो हार्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसको हम लाएं, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने जितना कुछ कहा है सिर्फ वो बेबी स्टेप के रूप में जाना जा रहा है। आपने बेबी स्टेप लिया है, जब तक आप उनको एक हार्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करेंगे और वो चीज़ें तब आपके पास, आप पहले अपना बॉल बनाएं, फिर तो सामान उसमें आएगा। बिल्कुल ठीक। एक बहुत छोटा सा कमेंट करने के बाद मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में इकोनॉमी का जो हाल हुआ है और बिल्कुल नेगेटिव में चली गई थी, तो बेबी स्टेप ही तो लेना पड़ेगा ना। अभी तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल गड्ढे में है, उसको समतल पे लाना और समतल के बाद उसको तेज़ गति से आगे बढ़ाना, ये मोदी जी के टास्क में है। और मैं मैडम की बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैडम ने कहा कि वहाँ पे जो विमेन वर्क फोर्स है वो 70% है और इंडिया के अंदर 30% है। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारी 90% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा कोर सेक्टर है, उसके अंदर 90% ऑफ द विमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, जो हर काम के अंदर पुरुषों का हाथ बटाती है। और हमारी जीडीपी के अंदर महिलाओं के शेयर को लिया ही नहीं जाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जीडीपी के अंदर एक जो महिला जो घर के अंदर एक हाउसवाइफ के रूप में रहती है, अगर उसके शेयर को, उसके काम को आंका जाए तो बहुत बड़ा प्रतिशत उसके अंदर आने वाला है। ये हमारी इकोनॉमी की सबसे जो है कमज़ोर बात है। तो इसलिए महिलाओं को, दूसरा एक और बात आपके ध्यान में डालना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे देश के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है, जिसे हम यूथ कहते हैं, वो 45% आने वाला है और आने वाले सालों के अंदर और होने वाला है। उन्होंने आपको एक साथ वोट भी दिया है और ऑन द अदर और आप सत्ता में आ गए। चाइना की बात में, चाइना के अंदर ये सीनियर सिटीजन, बड़ी उम्र 60 साल से जो ऊपर है, वो प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो आज इंडिया को ग्रो करने के बहुत चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। तीसरा मैं कहना चाहती हूँ, वहाँ की अगर आप सोसाइटी को देखें तो वहाँ पर जो सुसाइड रेट है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, हैप्पी होने का जो इंडेक्स है, वो इंडिया के मुकाबले में, इंडिया में चौथे नंबर के अंदर हैं हम विश्व के अंदर, जबकि हमारे पास कम साधन है। लेकिन जो हमारा खुशी का है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पा लेने का, वो जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। जिससे कि आप ये मान के चलिए कि व्यापार के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही, लेकिन सारी चीज़ें कुल मिला के जमा अगर हम करें तो वो आता है कि हमारी मेंटल वेलबींग कितनी है, हम कितने खुश हैं। और उसके अंदर भी इंडिया जो है बहुत चाइना से बहुत अच्छा है। तो अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत सारे पैमानों पे कंपेयर करें तो जिस व्यापार को वो आगे पाली हैं उसकी ओर हम अग्रसर हैं, और सामाजिक बहुत सारे इंडेक्स पे हम बहुत बेहतर हैं चाइना से आज की स्थिति के अंदर। तो अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया को सोचना है उससे बहुत ज़्यादा चाइना को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर चलती हैं। और सड़कों की बात है तो अब देखिए बहुत तेज़ी से इसके अंदर हमारा काम शुरू हो रहा है कि हर सड़क को मिलाएंगे, और हर सड़क वही देवेंद्र जी से मैं समझना चाहता हूँ कि अब इनकी सत्ता है और इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आए हैं, अब क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, करिए, अब चीज़ों को लागू करिए। 10 साल वालों के पास एक बहाना है, उनकी मिलीजुली सरकार थी उनको, लेकिन आपके पास तो इस तरह कोई बात नहीं। देखिए कह ही नहीं रहे ना, हम तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। देखिए कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना तो देखिए आधारभूत ढांचे को तो सुधारना ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और चाइना और जापान जो रिसेंटली जिनसे मोदी जी अभी बातचीत में हैं, तो वो सभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सहयोग करने के लिए आगे आने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस चाइनीज़ प्रेसिडेंट की इस विजिट का सवाल है, इसको लेकर के क्या हिंदुस्तानी खुश है, कितना खुश है और कितना आशावान है, ये देखने की बात जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि ये तो है कि जैसे कि मैडम ने कहा कि
हिंदुस्तान और चाइना को ये वर्ल्ड की होने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कुछ सालों में ये दोनों ही नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में जा सकती हैं। तो इनको आपस में बिज़नेस तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली करें, कैसे भी करें, तो इनका बिज़नेस तो आपस में होना है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना के साथ ट्रेड और बाकी के रिश्ते वो किस तरह से मूव करेंगे, ये देखने की बात है। और उसी से आपकी इकोनॉमिक और बाकी की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है आपके देश की, वो सारी आगे बढ़ेंगी। और उसी को देख करके देखिए कि यहाँ की लीडरशिप है वो अपने एक्शन तय करेगी। तो अब इस विजिट में नरेंद्र मोदी जी चाहते तो बहुत कुछ हैं कि चाइना के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बड़े स्तर पर हो जाए। बुलेट ट्रेन किसको देंगे पता नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन चाइना कहाँ आपको डिच कर जाएगा ये आपको पता नहीं है। बॉर्डर के मतलब ये बात मैं इसलिए फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चाइना के लिहाज से भी हम मानते हैं कि ये विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ के साथ बॉर्डर पर चल क्या रहा है, कोई भी देश जब आपस में बातचीत के लिए इस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो बॉर्डर के ऊपर अगर कुछ तनाव होते भी हैं तो उनको सेटल किया जाता है और उसके बाद बातचीत में जाया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए शंकाएं जो हैं बहुत सारी लोगों के दिमाग में आती हैं कि ये जो रिश्ते हैं ये कितना आगे कहाँ तक बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसमें थोड़ा सा लोगों को अभी भी डाउट लगता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप पड़ोसी हैं और आपको ट्रेड और इंडस्ट्री में कोऑपरेशन करना है, चल भी रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है। तो अच्छी बात है कि ट्रेड और इंडस्ट्री में पैरेलली आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें और इन रिश्तों को धीमे धीमे करके ही सही, लेकिन अगर आप ट्रैक पे ले आते हैं तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की ये एक्शन जो है बहुत सही होगा। कि और जैसा कि रश्मि जी ने कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। आप युद्ध के जरिए तो अभी सेटलमेंट की सोच नहीं सकते हैं। तो बातचीत की शुरुआत जो है वो अच्छी शुरुआत है। सर मैं थोड़ी देर के लिए हम लोग अब रुकेंगे क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी और भी बातचीत होगी इस सारे मसले पर। बने रहिए।